देखो प्यारे बच्चों, ध्यान दो। हमने अब तक देखो ग्रेविटेशन के अंदर क्या देखा। हमने सबसे पहले तो ये देखा यूनिवर्सल लॉ क्या है ना। यूनिवर्सल लॉ मतलब न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ, जिसको ग्रेविटेशन का बोलते हैं। तो उसमें हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट कोई भी यूनिवर्स के अंदर हैं तो उनमें क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है F = G m1 m2 / r²। वो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। वहाँ से हमने ये भी देख लिया कि जो फोर्स है उसका नेचर कैसा होता है, डायरेक्शन कैसी होती है, किस पे डिपेंड करता है, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ये सारी सब चीज़ें हमने वहाँ से देख ली थी। उसके बाद में मैंने आपको एक वो चीज़ समझाई, इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल की। क्या समझाई बेटा? इंटेंसिटी, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमने पढ़ा कि कोई भी मास होता है तो उसके सराउंड का वो एरिया जहाँ तक उसका क्या रहता है, इफेक्ट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने इंटेंसिटी पढ़ी। इंटेंसिटी के अंदर हमने देखो, आपको याद होगा, मेन तीन छह फॉर्मूले पढ़े, एक साथ पढ़े। तो मेन फॉर्मूला पढ़ा इंटेंसिटी का, तो मेन फॉर्मूला क्या था अपने पास में, Gm/r² विद नेगेटिव साइन, है ना। Gm/r², ये वाली चीज़ अपन ने पढ़ी, उसके अंदर कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव के अंदर पढ़ा अपन है ना। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारे पास में मान लो होलो स्फीयर हो, स्फेरिकल सेल हो, उसके रीजन से आउटसाइड में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होगी, सरफेस में कितनी होगी और इनसाइड कितनी होगी। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर हो तो आउटसाइड कितनी होगी, सरफेस में कितनी होगी और इनसाइड कितनी होगी। ये सारी सब कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने एक चीज़ और देखा कि दोनों की ग्राफ भी बना के हमने देख लिया, वहाँ पे इंटेंसिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने प्रॉपर जी की बात की। किसकी बात की? जी की। हमने जी में ये देखा है कि जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। तो जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था Gm/r²। लेकिन एक्चुअली में क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही तो कहानी चलेगी, m और r²। आपको ये पता होना चाहिए कि m क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि r² क्या है। बताओ m क्या है यहाँ पे? मास मैंने आपको बताया था। मास से पहले हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। मैंने बोला था कि मास मतलब ओरिजिनल मास, जिसकी वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। तो जो ओरिजिनल मास है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका सेंटर देखते हैं। क्या देखते हैं? सेंटर। उस सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस का क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बताओ क्या बोला मैं? उस सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस का क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वो तो लेते हैं हम नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर जी के अंदर, और फिर हम उसका क्या करते हैं, उसको रेडियस मानकर एक स्फीयर बनाते हैं। उस स्फीयर में कितना मास आ रहा है वो मास कहाँ लेते हैं, ऊपर लेते हैं। ये चीज़ आपको प्रॉपर ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है सर। ये रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंप्लीट है बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर हमने ये देखा कि सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। हाइट पे मैंने आपको बताया दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। तो हाइट पे हम GH = क्या देखते हैं, G1 - 2h/re, ठीक है। ये तो जब 5% हाइट दे रखी हो, रेडियस की 5%, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, फिर हम लगाते हैं GH = G1 + h/re का होल स्क्वायर। ये वाला मैंने कल आपको बताया कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो चीज़ होता है। हमने देखा कि डेप्थ पे कैसा चेंज होता है, तो डेप्थ पे भी चेंज होता है। GD = क्या था, G1 - d/re, ठीक है। ये चीज़ भी कल हमने देखी। कल हमने एक चीज़ और ये देखा कि अगर हम डेप्थ पे जाते जाते सेंटर पे चले जाएंगे तो सेंटर पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ भी हमने देखी। कल हमने ये देखा कि अगर हम ये बात कर लें कि रोटेशन की वजह से जी में क्या चेंजेस होगा, तो वहाँ पे हमने देखा कि रोटेशन की वजह से GR का मतलब ड्यू टू रोटेशन, GR = होता है G - ω² r cos² लैम्डा। ओमेगा यहाँ पर रोटेशनल वेलोसिटी बोल दो या एंगुलर वेलोसिटी बोल दो ऑफ अर्थ या ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और r रेडियस है, और यहाँ लैम्डा क्या है बेटा, इक्वेटोरियल के साथ में एंगल है। तो इक्वेटोरियल पे मैंने आपको बताया था कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और पोल पे कितनी होती है, 90 होती है। आप ये भी बात समझो कि मैंने आपको बताया था कि पोल पर सबसे ज़्यादा जो है वो G होता है। प्लस आपसे पूछ ले कि जी की हाईएस्ट वैल्यू ऑन द सरफेस कहाँ होती है, तो वो पोल पे होती है, और लोएस्ट वैल्यू कहाँ होती है, इक्वेटर पे होती है, सरफेस के ऊपर। पोल से अगर इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू घटेगी, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है। एक ये कई बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये जनरली NCERT के अंदर, CBSE के अंदर पूछा जाता है 11th क्लास के अंदर बार क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया तो कोई आने का चांस नहीं है कि बालू जो है वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन से जंप करता है, तो बालू का कलर कौन सा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन से जंप कहाँ होगा, पोल पे ही होगा, और पोल पे रहने वाले बालू क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, तो उनका कलर क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है ना। विदाउट लॉजिक का क्वेश्चन है, NCERT में, इसलिए कभी गलती से पूछ ले तो बाकी पूछता मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन ये क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। तो ये सारी सब कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है। हमने ये भी देखा कि हम परसेंटेज चेंजेस कैसे निकालते हैं।
तो परसेंटेज चेंजेस के लिए मैंने बताया ओरिजिनल के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर 3 टाइप हमने पढ़ा। मान लो जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर चेंज है, तो -2 डेल्टा आर अपॉन आर वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने बोला जी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा एम अपॉन एम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने बोला एम और आर दोनों वेरिएबल है, तो डेल्टा एम अपॉन एम -2 डेल्टा आर अपॉन आर का फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि आप ये देखो इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा साइन ले लेंगे, प्लस वाला साइन ले लेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा वाला साइन ले लेंगे, माइनस वाला साइन ले लेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ भी मैंने आपसे बात की है ना। मैंने आपको ये बोला रिजल्ट के अंदर अगर माइनस में आ रहा है तो हम बोलेंगे इतने % से डिक्रीज होगा, रिजल्ट के अंदर प्लस आ रहा है तो हम बोलेंगे इतने % से इंक्रीज होगा। मैंने आपको हाइट और डेप्थ का भी बताया, तो हाइट पर अगर चेंजेस निकालना हो तो डेल्टा जी एच अपॉन जी विल बी इक्वल टू -2h अपॉन आर ई वाला फॉर्मूला हम जो है यूज कर लेते हैं। डेप्थ पे अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा जी डी डिवाइडेड बाई जी विल बी इक्वल टू क्या कर देते हैं हम -d अपॉन आर ई, वहाँ पे हम यूज जो है वो कर लेते हैं। ये सारा सब कुछ हमने ओवरऑल कल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बताओ क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें भी हम पढ़ेंगे 7 फॉर्मूले। बताओ कितने पढ़ेंगे? जैसे इंटेंसिटी पढ़ी थी ना, सेम वैसे ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे और सेम 7 फॉर्मूले हम जो है वो देखेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो मेन क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जीपी क्या होता है समझो मेरी बात को ध्यान से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? पहले तो नॉर्मली अगर हम लैंग्वेज में बात करें इसकी, तो कोई मास है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना बेटा, हम 9th-10th में पढ़ के आए हुए आप बिलियंस वाले बच्चे, 12th में पढ़ा होगा ड्रॉपर वाले बच्चों ने। पोटेंशियल क्या होता है? किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। सेम वैसे ही किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क किया जाता है उस वर्क को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। हालांकि डेफिनेशन वाइज हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और दिमाग का हमें लगाना भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब बड़ी बात जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। किसके अंदर? किसके अंदर? ग्रेविटेशनल के अंदर है ना। अब ग्रेविटेशनल बस इतना सा जो है वो आपको ध्यान रखना है बेटा। देखो क्या ध्यान रखना है, समझो मेरी बात ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, इसको आप वीजी भी बोल सकते हो, है ना। इसका फॉर्मूला होता है -gm अपॉन आर। बोलो क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका? -gm अपॉन आर। ठीक है, ये तो क्या हो गया बेटा हमारा? ये तो हो गया मास। बोलो क्या हो गया? मास। ठीक है, कौन सा मास हो गया? ओरिजिनल मास। कौन सा मास हो गया? ओरिजिनल, मतलब जिसकी वजह से हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना। ड्यू टू विच, क्या बेटा? ड्यू टू विच कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो वाला मास लेना है जिसकी वजह से हमने। आर क्या लेना है? डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस क्या होगी? बिटवीन, बोलो बेटा, बिटवीन मास एंड पॉइंट। मास एंड पॉइंट ये बोलेगा ना हमारे को कि यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, तो कहाँ बताओ? तो वो चीज़ में हमें देखनी है। देखो एक बात समझो आप, मान लो ये कोई मास है ना बेटा, ये मास दे दिया हमारे को। ठीक है बेटा, ये मास मिल गया हमारे को m, और ये बोल दिया कि इस पॉइंट पे बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पे बताओ आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ये डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास में? r होगी। बोलो ना यार बेटा। तो यहाँ जो पोटेंशियल है ना, वो सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वो कितना हो जाएगा? -gm अपॉन आर। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसको हम Vg से भी डिनोट कर देते हैं ना, क्योंकि ये पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं जनरली। किससे डिनोट करते हैं? V से। G का मतलब कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसको Vg से भी डिनोट कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो मेरे साथ, बिल्कुल आसान सा है, कोई इसमें ज़्यादा समस्या जो है वो नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं, इसका बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, ध्यान दो। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि अगर इसकी यूनिट की बात करूँ भाई, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? -gm अपॉन आर। तो आपको बताया m की जो यूनिट है वो तो क्या हो जाएगी? kg, और r की क्या हो जाएगी? मीटर। अब g की बात है, किसकी बात है बेटा? g की। तो g की यूनिट जो होती है बताओ क्या होती है? वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये g की यूनिट होती है। बोलो क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है? g की। कैसे समझ में नहीं आया? वहां से निकल जाएगी F = g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। F = g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर से वहां से निकल जाएगी ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखो, एक तो m से m कट जाएगा, kg से क्या हो जाएगा? kg कट जाएगा। तो फाइनली इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर पर kg।
तो इसकी यूनिट क्या जाएगी, न्यूटन मीटर पर केजी। यहाँ से डायमेंशन वगैरह जो है वो सारी सब कुछ चीज़ें हम देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर ये यहाँ तक तो हमारे टॉपिक जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं फील हो रहा है, आप समझो। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था 7 फॉर्मूले देखेंगे, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, हालांकि इनसे कोई बड़ी बारी बात नहीं है, कोई बड़ी बारा जो वेटेज वाला क्वेश्चन है वो आता नहीं है। बस नॉर्मली या तो वो डायरेक्ट पॉइंट देगा, मास देगा, या फिर क्या करेगा वो स्फेरिकल सेल देगा, या फिर क्या करेगा सॉलिड स्फीयर देगा। क्या देगा बेटा, सॉलिड स्फीयर। अब आपको क्या करना है, आपके पास ना सेल है, बोलो क्या है बेटा, सेल, ठीक है ना। सेल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे फुटबॉल होती है ना उसको स्फेरिकल सेल बोलते हैं, मतलब अंदर से क्या है खोखली है, लेकिन उसका जो कवर है ना वो बिल्कुल थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, उसको स्फेरिकल सेल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, जो उसका खोल है ना, मेन ऊपर का कवर है ना, वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। अगर वो मोटा हुआ ना तो उसको होलो स्फीयर कहेंगे। देखो 3 चीज़ें होती है हमारे पास में, एक तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मतलब लड्डू हो गया, सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हो गया, लड्डू। एक होता है हमारे पास में स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब बेलून हो गया, बेलून से स्फीयर बना, तो बेलून की थिकनेस क्या है, बहुत पतली है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सेल बोलेंगे। बोलो मेरी बात समझ आ गई ना। एक होता है होलो स्फीयर, बोलो क्या होता है, होलो स्फीयर। आपने अगर टेनिस की बॉल देखी वो फूट जाती है, तो अंदर से वो खाली तो रहती है लेकिन उसकी थिकनेस मोटी रहती है, क्या रहती है, मोटी, यानी उसमें 2 रेडियस कंसिडर होती है, एक तो इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। मेरी बात को समझो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होलो स्फीयर। बोलो क्या बोलते हैं, होलो स्फीयर। हम यहाँ 2 चीज़ों की बात करते हैं, स्फेरिकल सेल की और सॉलिड स्फीयर की। हमारे पास में स्फेरिकल सेल आ गया, बोलो क्या आ गया बेटा, स्फेरिकल सेल। हम कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अब ये स्फेरिकल सेल आ गया, अंदर से खाली है, ठीक है, और इसका जो स्फेरिकल सेल है इसका मास है n। अब इसमें 3 पॉइंट होंगे, बताओ कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट। मैं एक ही जगह लिख देता हूँ, ठीक है ना, डायग्राम एक बना देता हूँ, अलग अलग नहीं बनाता हूँ। ये पॉइंट कहलाएगा आउटसाइड, बताओ क्या कहलाएगा बेटा, आउटसाइड, ये वाला पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा सरफेस, बोलो क्या कहलाएगा, सरफेस। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, इनसाइड, बताओ क्या कहलाएगा, इनसाइड। 3 पॉइंट हो गए, और यार 3 पोजीशन हो गई, या तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड, या पॉइंट कहाँ होगा, सरफेस पर, या पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड। और ये इसका हो गया भाई साहब सेंटर, बताओ क्या हो गया, सेंटर। सेंटर और पॉइंट को मिलाते हैं, उसकी डिस्टेंस को हम हमेशा स्मॉल r से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r। तो ये स्मॉल r हो गया, ये भी स्मॉल r हो गया, और ये भी स्मॉल r हो गया। मान लो इसकी रेडियस कैपिटल R है, बताओ कितनी है, कैपिटल R। तो आउटसाइड के लिए ये बात हो गई कि स्मॉल r जो है वो बड़ा है किससे, कैपिटल R से। जो स्मॉल r है वो बड़ा है किससे, कैपिटल R से। बताओ क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या, स्मॉल r किससे बड़ा है, कैपिटल R से। और सरफेस वाली कंडीशन क्या हो गई, स्मॉल r किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल हो गया। और इनसाइड में क्या हो गया कि स्मॉल r जो है वो लेस देन क्या हो गया, कैपिटल R। कई बार बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होगा कि पॉइंट आउटसाइड है, सरफेस पर है, इनसाइड पर। वो कंडीशन गिवन करेगा इफ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इफ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, इफ स्मॉल r इक्वल टू R। तो आप समझ जाओ इनसाइड, आउटसाइड और ये बात। तो अगर हम बात करें पहला, तो पहला हम बात कर लें कि आउटसाइड की बात कर लें। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, जो स्मॉल r है वो क्या है, कैपिटल R से ग्रेटर है, ठीक है। तो आउटसाइड में जो आपका Vg का फॉर्मूला आएगा ना, Vg आउट कर दूंगी इसको बेटा, तो Vg आउट हो जाएगा -gm अपॉन r स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, -gm अपॉन r स्क्वायर, नहीं सॉरी r है ना, r स्क्वायर उसमें आता है बेटा इंटेंसिटी में। बताओ किसमें आता है, इंटेंसिटी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ओनली क्या डिफाइन होता है बेटा, r डिफाइन होता है, ठीक है ना। दूसरा देखो, अगर दूसरा आप बात करो बेटा सरफेस पर, बताओ क्या हो जाएगा, सरफेस पर। तो सरफेस पर r इक्वल टू क्या होता है, r। तो यहाँ पर जो Vg निकल के आता है ना बेटा, VGS, S का मतलब क्या है, सरफेस। तो यहाँ पर जो निकल के आता है वो निकल के आता है -gm अपॉन कैपिटल R। बताओ क्या होता है, -gm अपॉन कैपिटल R। अगर बेटा हम तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात कर लें इनसाइड, बताओ ये कहाँ बात कर रहे हैं हम, इनसाइड। इनसाइड में r क्या होता है बेटा, स्मॉल r जो है वो लेस देन होता है किससे, कैपिटल R से। और यहाँ पर जो निकल के आता है तो Vg इनसाइड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है -gm अपॉन R, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है। आप ये देखो, अगर आपको याद हो तो स्फेरिकल सेल के अंदर इंटेंसिटी 0 होती थी। स्फेरिकल सेल में याद करो आप, मैंने बताया था इंटेंसिटी कितनी होती थी, 0। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से डेवलप हो गया कि क्या जहाँ इंटेंसिटी 0 है वहाँ पोटेंशियल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि एक केस हमारे पास में आ गया। इसमें क्या होता है, स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं,
ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है वो यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म। यानी कि यहाँ 6 वोल्ट है ना, 6 न्यूटन मीटर पर केजी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 6। यहाँ पे भी कितना होगा? 6। मतलब हर जगह क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड में क्या होता है? यूनिफॉर्म। लेकिन इंटेंसिटी हर जगह क्या होती है? 0 होती है। ये जानना, तो ये खास बात है, मतलब इसकी स्टाइल इसलिए बना रहा हूँ। ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि जहाँ इंटेंसिटी नहीं है वहाँ पोटेंशियल कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि जहाँ इंटेंसिटी नहीं है वहाँ पोटेंशियल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्फेरिकल सेल है। बताओ यहाँ तक का समझ में आ गया बेटा? एक बार के लिए फटाफट उतारो, उसको कॉपी कर लो फटाफट। अब देखो बेटा, ध्यान दीजिए सब बच्चे। अब अगर मान लो हमारे पास में सॉलिड स्फीयर हो, बताओ अब क्या है हमारे पास में बेटा? सॉलिड स्फीयर। सब बच्चे समझना, बहुत आसान है। देखो ये हमारे पास में हो गया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड का मतलब क्या हो गया बेटा? लड्डू, मतलब अंदर से भरा हुआ है ना, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, इसकी जो रेडियस है ना बच्चों वो है कैपिटल आर। बताओ इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, डन है। अब मैं एक तो पॉइंट ले रहा हूँ वही पी। बताओ ये पॉइंट क्या हो गया? ये डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या हो गया? कैपिटल आर, है ना। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? आउटसाइड। बताओ क्या बोल देंगे? आउटसाइड। ठीक है, एक पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ पी। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के इक्वल। और ये क्या हो जाएगा बेटा? सरफेस, है ना। सरफेस पे हो गया ना पॉइंट। ये डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल आर। और स्मॉल आर किसके इक्वल हो गए? यहाँ पर कैपिटल आर। भी हमारे पास में पॉइंट की सिचुएशन 3 जगह हो सकती है। पॉइंट हमारे पास में आउटसाइड में हो सकता है, पॉइंट हमारे पास में सरफेस पे हो सकता है, और पॉइंट हमारे पास में क्या हो सकता है? इनसाइड हो सकता है ना मेरे बच्चों। अब मान लो एक बार के लिए ये पॉइंट यहाँ है हमारे पास में, तो बताओ ये क्या हो गया बेटा? इनसाइड। बताओ क्या हो गया बेटा? इनसाइड, यानी कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट पे हम कंसीडर करेंगे। मैं 3 अलग अलग डायग्राम ना बनाकर एक ही डायग्राम में आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहला अगर हम बात कर ले बेटा किसकी? आउटसाइड। बताओ किसकी बात कर ले बेटा? आउटसाइड की। आउटसाइड में स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या है? कैपिटल आर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है सेम मजे वाली बात वही है, वीजी आउटसाइड जो पहले होता है ना वही होता है, माइनस जीएम अपॉन आर। सर इंटेंसिटी में भी ऐसा था, बिल्कुल ऐसा ही था। इंटेंसिटी में भी सेम ऐसा ही था, और यहाँ भी क्या है बेटा? सेम ऐसा ही है। दूसरा मुझे बताओ, दूसरा कहाँ होता है बेटा? सरफेस पर होता है। बताओ दूसरा कहाँ होता है बेटा? सरफेस पर। तो बताओ सरफेस पर क्या होता है? स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है बेटा? कैपिटल आर। बताओ स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल आर। समझ पा रहे हो ना आप सब लोग बच्चे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीजी कहाँ पे बेटा? सरफेस पे। सेम वही फॉर्मूला, माइनस जीएम अपॉन आर। देखो दो फॉर्मूले तो बिल्कुल एज इट इज क्या है? सेम। अब देखो तीसरा यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा? बताओ। इनसाइड की बात कर रहा हूँ। इनसाइड मतलब ये बेटा आपको डायरेक्ट याद रखना है, इनकी डेरिवेशन पे आपको नहीं जाना। आपको ये देखना है कि बाहर जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, सॉरी, और सरफेस पे कितना होता है। आपको ये देखना है कि इनसाइड जो है वो कितना होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों इनसाइड में आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है पहले केस में भी क्या दिक्कत थी? इनसाइड वाली तो थी अलग स्टोरी, इसकी भी अलग स्टोरी है। माइनस जीएम अपॉन 2r³ और यहाँ होगा बेटा 3r² माइनस r²। आप देखो ना कि किस प्रकार से जो है ये बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। किस प्रकार से जो है ये क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। पहले वाले में भी यही था। इंटेंसिटी तो अंदर क्या थी? 0 थी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पोटेंशियल जो था वो 0 नहीं था। मतलब इनसाइड वाले में से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी क्या रहती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है? डिफरेंट है। प्यारे बच्चों फिर से मैं रिपीट करूँ, सेम सारी चीज़ें जितनी पढ़ी है ना पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, सेम फॉर्मूले हैं। बस वहाँ पे जी की जगह क्या आता है और एम की जगह क्यों आता है, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूले बेटा, सेम टू सेम चीज़ें। यानी कि आप ये मान के चलो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। देखेंगे उसको जब पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि सर आप बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल एजीटी जैसा ही। अब समझो ना प्यारे बच्चे, अब हम बात करेंगे वही हिसाब किसकी? ग्राफ की। किसकी बात करेंगे? ग्राफ की बात करेंगे। तो कर लो ग्राफ की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पहले तो मैं किसके लिए कर लूँ? सेल के लिए। बोलो किसके लिए? सेल के लिए। तो सेल के लिए बताओ, ये मान लो ये हो गया, तो ये तो कौन सा वाला पार्ट हो गया? आउटसाइड, और ये कौन सा हो गया? इनसाइड। ग्राफ जो बनना है वो नेगेटिव में बनना है, क्योंकि सबके साइन क्या है? माइनस का है। तो इधर हमने ले लिया वीजी, एक तरह से बोल दो यार बेटा
और इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की। अब हमारे पास में सेल के लिए 3 फॉर्मूले थे। बाहर जो था ना सेल के लिए आउटसाइड में, तो आउटसाइड में बताओ क्या था सेल में, बोलो बोलो ना यार, आउटसाइड। अब देखो समझो मेरी बात को ध्यान से, सब बच्चे समझना। मैं यहाँ पर वापस लिखता हूँ एक बार, ये VG कहाँ पर बेटा, आउट, तो वो क्या था -GM/R, VG इन का क्या था बेटा -GM/R, जो कि ये पूरा क्या था, कांस्टेंट। बताओ ये पूरा क्या था, कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों की, पूरा क्या था, कांस्टेंट। तो अंदर जो है ना, अंदर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ग्राफ कैसे आएगा, मान लो ये इस तरीके से, यहाँ इस वाली लाइन को देखो एक बार। अरे यार वैल्यू किस में है, माइनस में है VG की वैल्यू किस में है, माइनस में। जैसे -5 होती है इसकी वैल्यू, तो -5 ये आएगा ना। अब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, अरे इनसाइड में हम डिस्टेंस क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इनसाइड यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है प्यारे बच्चों। इनसाइड जो है वो कांस्टेंट होता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बातें आपके समझ में आ गई क्या, बोलो यार एक्टिव की बताओ ना यार, यस और नो। तो बताओ ये लाइन जो आई वो समझ में आ गई क्या। अब आप ये देखो कि आउटसाइड में जो है ना VG आउट क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। आर की देख लो आप, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और इनवर्सली का ग्राफ आपको पता है कैसे आता है, ऐसे, लेकिन नेगेटिव में आएगा तो ये ऐसे। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, देखा। यानी कि इसका फाइनली ग्राफ अगर हम देखना चाहें ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन के आता है इसका, ये ऐसा। बोलो क्या ये बात समझ आ गई क्या। अरे ये गोला बना हुआ नहीं दिखाई देगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। बाकी इसका ग्राफ जो बन के आता है वो ऐसे बन के आता है, इधर होता है VG और इधर क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस। बता दो यार समझ में आ गई क्या बात। मतलब आपको ना थोड़ा सा ग्राफ वाइज भी ध्यान रखना चाहिए। वो तो मैं एक बार बताऊं, ये ग्राफ पढ़ लोगे तो डायरेक्ट आ गया तो वहाँ टिक लगाने का ही काम रहेगा। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी चाहिए, हालांकि मैंने बनाना सिखाया आपको, इसलिए सिखाया ताकि आप भूल भी जाओ तो एक बार रीचेक कर लो, ठीक है ना, रटने की आवश्यकता नहीं। चलो अब मेरे को सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्राफ बता दो कि सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्राफ कैसे बनेगा। सर बिल्कुल आसान है, सॉलिड स्फीयर का सर बिल्कुल आसान है। बताओ क्या आसान है भाई, नहीं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका ग्राफ क्या रखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ ये लाइन किसकी है, तुम तो ये बताओ, डायरेक्ट में बना रहा हूँ। ये लाइन किसकी है, ये लाइन सरफेस की है, इसके इधर इनसाइड है, इसके इधर क्या है, आउटसाइड। आप ये देखो इसमें आउटसाइड में तो सेम चीज है, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। तो आउटसाइड का ग्राफ तो आपके भी समझ में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार के बनेगा, बोलो ना यार। अब देखो लेकिन यहाँ पर जो इनसाइड है ना तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, ना तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों नहीं है, G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, लेकिन R क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। R क्या नहीं है, कांस्टेंट। और R की कितनी पावर है, डबल पावर, तो लाइन तो नहीं आ सकती। सर समझ में नहीं आया, मैंने ग्राफ पढ़ाया था, मैंने बताया था दोनों वेरिएबल के अंदर अगर सिंगल पावर आए तो हमें से क्या आती है, लाइन आती है। एक के पावर सिंगल, एक के डबल आओ तो वो पैराबोला टाइप का होता है, बोलो ना यार। बताए थे आप, तुम भूल रहे हो। आप देखो इसकी सिंगल पावर है, वेरिएबल दो ही तो है, एक रेख दो, बोलो यार। वेरिएबल कितना है, एक रेख दो। इसकी क्या है, डबल पावर, और इसकी क्या है, सिंगल पावर। बात समझ आ गई। यानी कि इसका नेचर पैराबोलिक टाइप का आएगा। क्या आएगा, पैराबोलिक। तो यहाँ पर पैराबोलिक पार्ट आएगा कुछ थोड़ा सा, तो पैराबोलिक पार्ट कुछ इस प्रकार का बनता है। देखो ये पैराबोलिक पार्ट आएगा इसका, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, क्योंकि पूरा भाग नहीं आएगा यहाँ पे, ये इस प्रकार का आएगा पैराबोलिक। इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना। इसका ग्राफ देखो बिल्कुल अलग आ रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है इसका ग्राफ। इनसाइड में लाइन नहीं आ रही इसमें, बाकी सब में जो है ना इनसाइड में लाइन आती है, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, कांस्टेंट वाली आए, कुछ भी आए, क्योंकि इसमें डबल पावर आ रही है। डबल पावर का मतलब होता है कर्व होता है। आप ऐसे एक और चीज बताओ ना, यही तो अलग है, इसमें तो डबल पावर है, बाकी सब में तो क्या है, सिंगल पावर। ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि इसमें लाइन तो आ ही नहीं सकती। तो 4 ऑप्शन में जहाँ लाइन है तो 3 ऑप्शन तो वैसे हट गए, जो कर्व वाला है वही क्या हो गया, करेक्ट होगा। बोला नहीं, आप समझो ना बात को। इधर क्या है, बोलो, बोलोगे सर इधर VG है, देख लो सर, देखो इधर डिस्टेंस है, सीधी सी बात ये है। बताओ क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया क्या, या आपके ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है वो पूरा खत्म। कॉपी करो बेटा इसे। अब देखो वैसे देखा जाए तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसमें इतना ही कुछ हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और है। अच्छा, डेफिनेशन वाइज जो है, डेफिनेशन वाइज मैंने बताया कि आपको आप नोट भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, कि यूनिट मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जो वर्क होता है, वर्क डन टू टेकिंग यूनिट मास
फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो लिख लो, मैं लिखा देता हूँ। वर्क डन टू टेकिंग unit mass, work done to taking unit mass from infinity to work done to taking unit mass from infinity to gravitational field, from infinity to gravitational field is called gravitational potential, is called gravitational potential। Vg equal to W by M, indirectly W by M। अरे यूनिट है, कभी भी यूनिट पढ़ा जाता है फिजिक्स में तो वो कहाँ होता है, डिवाइड में होता है ना, तो W by M। Vg इक्वल टू क्या हो गया बेटा, W by M। सेम ऐसा ही W by Q होता है पोटेंशियल। W अपॉन Q याद करो, 10वीं पढ़ा होगा आपने W अपॉन Q। सेम देखो, बस मास को किससे रिप्लेस करना है, चार्ज से। सेम चीजें वही है ना बेटा। अब समझो एक और चीज सुनो, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो रिलेशन है ना वो क्या होता है। तो इंटेंसिटी I इक्वल टू होता है माइनस डी वी जी अपॉन डी आर। बताओ इंटेंसिटी, ये तो है इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और ये क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी जी अपॉन डी आर। बोलो क्या होता है, माइनस वी जी अपॉन डी आर। बोलो याद रह जाएगा बेटा, क्या होता है, बोलो बेटा, माइनस वी जी अपॉन डी आर। ये रिलेशन होता है। यानी कि ये कहाँ काम में आता है, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब सॉल्व करेंगे इसको। और आप समझो, थोड़ा सा और समझो ना बेटा, सब बच्चे समझना। एक बार थोड़ा सा मैं डीप में बता देता हूँ, हालांकि इतना डीप में आपके जाएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप समझो बेटा। मान लो आपको वी जी, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको वी जी की गिवन हो। बोलो क्या गिवन हो, और आई पूछ रहे, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन है और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पूछ रहे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब ये फॉर्मूला ना अलग अलग फॉर्म में होता है। किसमें होता है, अलग अलग फॉर्म में। देखो मैं आपको बता दूं, हालांकि इतना जाएगा नहीं, मेरे को कोई ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बता रहा हूँ, फिर मैं बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। मतलब आपको वो क्या करेगा, वीजी गिवन करेगा। बोलो वीजी क्या करेगा, गिवन करेगा। अब वो वीजी है ना आपको, वो इन टर्म्स ऑफ जो है ना आर कर सकता है। वीजी आपको वो इन टर्म्स ऑफ जो है ना, बोलो क्या कर सकता है, एक्स। वीजी आपको इन टर्म्स ऑफ वाई कर सकता है। वीजी आपको इन टर्म्स ऑफ जेड कर सकता है। वीजी आपको वो इन टर्म्स एक्स वाई जेड या एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड कर सकता है। देखो हालांकि इतना नहीं जाता है, फिर भी देख लो, कोई बात नहीं, जब मैं बता ही रहा हूँ तो आप समझो। वो हमें वीजी गिवन करेगा और आई पूछेगा। बताओ क्या गिवन करेगा, वीजी गिवन करेगा और क्या पूछेगा, आई पूछेगा। ठीक है, आप समझना ना पहले बच्चों। तो वो वीजी या तो आर में देगा, वीजी या एक्स में देगा, या वीजी वाई में देगा, या वीजी जेड में देगा, या वीजी एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, मतलब दो या दो से ज्यादा में देगा। क्लियर है। अगर बेटा आर में दे दे तो आई का फॉर्मूला लगा दो माइनस डी वीजी अपॉन डी आर। बोलो क्या लगा दो फॉर्मूला, बोलो बेटा, माइनस डी वीजी अपॉन डी आर। अगर एक्स में दे दे तो फॉर्मूला लगा दो माइनस डी वीजी अपॉन डी एक्स। सिंपल सा है। अगर बेटा y में दे दे तो फॉर्मूला लगा दो माइनस डी वी जी अपॉन डी वाई, और इसमें दे दे तो फॉर्मूला लगा दो माइनस डी वी जी अपॉन डी। बताओ बात समझ में आया है। अरे यार आर में दे दे तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक्स में दे दे एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, वाई में दे दे तो वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, जेड में दे दे तो जेड के रेस्पेक्ट में कर दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों। अगर बेटा आप ये समझो कि एक्स वाई जेड या एक्स जेड में आ जाए, तब आप फॉर्मूला लगाओ I इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट और ये बीच, ये वाला फॉर्मूला। बोलो क्या बताएं, I
वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वेक्टर और ये VC, इसको डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट ऑपरेटर भी हम कहते हैं, इसके नाम से हम जानते हैं। आप इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, क्योंकि सीधा सीधा जो है वो डिफरेंशिएशन हो रहा है। सीधा सीधा क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो समस्या आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चलो तो सर ये इसकी कहानी बता दो। ग्रेडियंट ये होता है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जे, ये ग्रेडियंट वेक्टर होता है। बोलो ग्रेडियंट वेक्टर क्या होता है? आई केप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। बताओ क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेन डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा आसान। क्या बोला है? पार्शियल डिफरेंशिएशन मेन डिफरेंशिएशन से भी क्या है? ज्यादा आसान। आप इस मेरी बात को नोट डाउन कर लेना, माइंड में सेट कर लेना या लिख भी लेना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं केवल और केवल वो ही वेरिएबल होता है, बाकी सारे को कांस्टेंट माना जाता है। रिपीट करो, क्या बोला मैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं केवल वो ही क्या होता है? वेरिएबल होता है, बाकी सबको क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। बाकी सबको क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये पूरा का पूरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ने वाले हैं भाई, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, सेम टू सेम है चीज। सर चलो ये बात समझ में आ गई, ग्रेडियंट ये होता है, लेकिन हमारे लिए इसका इक्वेशन बताओ तो ताकि थोड़ा सा माइंड में या आए हमारे पास में क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मानो वो हमें दे दे कि Vg इक्वल टू हमारे पास में 3x क्यूब y प्लस माइनस जेड स्क्वायर y माइनस एक्स वाई से, ये देखिए Vg बोल रहा है कि आप I बताओ 8x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे आप I बताओ। क्या मेरी बात समझ में आई क्या प्यारे बच्चों आपको? अब बताओ Vg इन टर्म्स ऑफ किसमें दे दिया? मतलब x y z ये वाला आ गया। अरे बोलो ना यार, देखो ये वाला थोड़ा सा कठिन पड़ता है, ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान, खतरनाक आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर? कोई दिक्कत नहीं। देखो आपके पास सर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो आप है ना इसको सर ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो आंसर, ठीक है, और सॉल्व करो। कैसे करें? तो सर आपने बताया था आई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? माइनस ग्रेडियंट वेक्टर और ये Vg। बोलो ना यार यस और नो। क्या मैंने यही फॉर्मूला बताया था कि आप लोगों को? आप एक बात याद रखना, ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर। देख लो ना आप आई के जे के बारे में बोलो क्या है? आई के जे के बारे में। ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से आएगा या यहाँ से आएगा। वहाँ पे भी टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस जहाँ ग्रेविटेशनल वर्ड है वहाँ पे क्या गया? इलेक्ट्रिक, और जहाँ पे बेटा मास है वहाँ पे क्या जाएगा? चार्ज। बोल दो यार। अब समझो, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा कि आई वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वेक्टर की जगह लिख दिया आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, और Vg हमने लिख दिया क्या? 3x स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड। ये लिख दिया। बोला क्या लिखा? 3x स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। बोलो यस और नो। अब समझो बात को। सर सॉल्व करें? बिल्कुल करेंगे। आई वेक्टर इक्वल टू माइनस आई केप डेल अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई से। देखो क्या किया, अरे यार ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो ये पूरा आपको पता है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इससे भी होगा और ये पूरा इससे भी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो। पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है। अब आप समझना, देखो आप समझो यहाँ अब क्या है? ये प्लस और इधर क्या आ जाएगा? जेके। अरे जेके आ गया ना,
अब क्या आएगा बोलो ना यार, डेल अपॉन डेल वाई, बताओ ना यार क्या आएगा, 3x² y माइनस z² y माइनस x y z, ये आ गया। फिर बताओ लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस के और के यहाँ क्या है, डेल अपॉन डेल z, डेल अपॉन डेल z के कितना है बोलो बेटा, 3x² y माइनस z² y माइनस x y z। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, क्या ओनली कैलकुलेशन है, ओनली क्या है कैलकुलेशन, लॉर्ड नहीं है, बिल्कुल भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप यूं भी देखो ना यहाँ पे कि जो आई वेक्टर है, बोलो क्या है बेटा, आई वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, माइनस तो एज इट इज है ना, और ये आई के एज इट इज हो ही जाएगा। बताओ क्या हो गया, आई के एज इट इज हो गया, बोल दो यार बेटा, समझ में आ गई, आई के क्या हो गया, एज इट इज हो गया। अब डेल अपॉन डेल एक्स को हम सॉल्व करें, यानी कि x के रेस्पेक्ट, अब बताओ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x। तो प्यारे बच्चों वेरिएबल कौन है, ओनली वेरिएबल यहाँ पर x है और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। इवन y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है अगर x के रेस्पेक्ट। तो अब सुनो, 3 और y क्या है, कांस्टेंट, तो 3y तो एज इट इज, 3y कांस्टेंट। अब बताओ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x। अरे पावर आगे रहती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोलो क्लियर। अब समझो, माइनस बताओ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, तो बताओ z और y दोनों क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना हो गया, 0। अरे यार देखो ना यार कितना आसान है भाई। अब बताओ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, तो y z क्या है, कांस्टेंट, और x का कितना हो गया, a। सर कांस्टेंट तो 0 होगा ना, अरे लाला हो, वो तब होता है जब सिंगल कांस्टेंट है, सिखा रखा है यार, खूब पढ़ाया है, बच्चों की तरह पढ़ाया है बिल्कुल। अब प्लस j, अब आ जाओ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, y, तो 3x² क्या है, कांस्टेंट, और y का कितना हो जाएगा, a। बताओ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, तो y का a हो जाएगा और z² क्या है, कांस्टेंट। और इधर देखो x और z क्या है, कांस्टेंट है, और y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोल दो यार, अब समझो, प्लस के बताओ, अब बताओ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, z, तीनों कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0। बोल दो यार, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस y, और ये 2z, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस xy। ये लो आपके आई आ गया, लेकिन ये x y z में आया, तो x y z के में वैल्यू दी हुई है। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करते हैं, पॉइंट, डिफरेंशिएशन करने के बाद प्यारे बच्चों पॉइंट पुट करते हैं, आपको पता होगा ना, तो बताओ करो पॉइंट पुट। तो i वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा i के। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो पूरा 0, तो ये तो 0, माइनस 0, माइनस y और z की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये बोलो यार प्यारे बच्चों। आप ये भी देखो प्लस j के, बताओ x की वैल्यू कितनी है, 0, z की कितनी है, 1, x की कितनी है, 0, बोलो यार। अब इधर आ जाओ प्लस के, अब बताओ बोलो बेटा ये तो 0, बताओ y z की कितनी है, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और x की कितनी है, 0, ये। तो फाइनली i वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस i के, पूछो क्यों, बाहर का माइनस भी है, और प्लस j के, अरे बोल दो यार, और प्लस 2k के, ये आ गया, लेकिन ये वेक्टर में आया है, ये किस में आया है, वेक्टर है। अगर वेक्टर में हमारे पास ऑप्शन हो तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड, वो तो हमें बचपन से आता है निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, √1 + 1 + 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 1 5 और 1 ये क्या हो जाएगा, 6, ये √6 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ कहाँ तकलीफ है यार, मुझे बताओ, बोलो क्या पूरा मामला समझ में आ गया है क्या? ये आपका ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। कॉपी कर लो, वही करना है, जहाँ इसका लिख दिया ना पढ़ने ना, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जॉब है ना, जहाँ इसका हो गया, नॉट एज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बताओ क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम पढ़ेंगे जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैं एक बात बताऊँ, पहली बात तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सब बच्चे समझो, सेम वही है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप सुनना। टू टेकिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है।
टू टेकिंग वर्क डन टू टेकिंग ए मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बताओ क्या दोनों बातों में कोई फर्क महसूस हुआ क्या? क्या अरे दो स्टेटमेंट मैंने बोले, क्या दोनों स्टेटमेंट में अंतर समझ आया आपको? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे दो स्टेटमेंट अभी बोले, दोनों में कुछ अंतर समझ में आया आपके? हाँ समझो बात। पहली वाली डेफिनेशन में मैंने यूनिट मास बोला था, सेकंड वाली में ए मास बोला था। यूनिट मास का मतलब मास डिवाइड में आएगा, ए मास का मतलब मास डिवाइड में नहीं आएगा। तो सेम थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है मैं बताऊं? इन्फिनिटी पे जाना है। कहाँ जाना है? इन्फिनिटी पे जाना है। वहां से मास को उठाना है। किसको उठाना है? मास को उठाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना है। हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क। वो वर्क ही किसकी इक्वल होगा? एनर्जी की इक्वल, क्योंकि एनर्जी और वर्क इक्वल होते हैं। अरे बोला ना यार। और पोटेंशियल में क्या था? पोटेंशियल में ये था कहाँ जाना है? इन्फिनिटी जाना है, मास को उठाना है, लेके आना है। क्या करना पड़ेगा? वर्क। लेकिन उस वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा किसका? मास का, तब पोटेंशियल निकलेगा। दोनों में अंतर है। यानी कि पोटेंशियल में तो क्या होता था प्यारे बच्चों? पोटेंशियल में तो ये होता था W/m, और इसके अंदर जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी है GPE के अंदर होता है ओनली W। GPE के अंदर क्या होता है? ओनली W। तो इसकी जो डेफिनेशन अभी मैं लिखा दूंगा, या सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। टू टेकिंग वर्क डन टू टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लिख लो वर्क डन टू टेकिंग वर्क डन टू टेकिंग वर्क डन टू टेकिंग ए मास वर्क डन टू टेकिंग ए मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट from infinity to at a point in gravitational field at a point in gravitational field is called gravitational potential energy gravitational potential energy ठीक है। नीचे एरोला लिख लो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। इट इज डिनोटेड बाय U। इट इज डिनोटेड बाय U। ठीक है बेटा? ओके, अब सुनो मेरी बात, सब अच्छे ध्यान देना। तो आपको ये पता लग गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आप बोलोगे सर देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क के इक्वल होती है। बताओ किसके इक्वल होती है बेटा? वर्क के इक्वल होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय मास होता है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो प्लीज ध्यान दो। अब एक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। बताओ क्या आता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के आता है हमारे पास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बोलो क्या मेरी बात समझ आ गई क्या? इसमें क्या करना है सुनो। इसकी डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि हमारे पास में कोई सिस्टम का मतलब है जहां दो या दो से ज्यादा मास पड़े हुए हो। सिस्टम का मतलब क्या है? जहां दो या दो से ज्यादा क्या पड़े हुए हो? मास। ठीक है। मान लो किसी में 5 मास है तो 5 मास का क्या हो गया? वो सिस्टम हो गया। तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि पांचों मास को हमने माना इन्फिनिटी पे। कहाँ माना? हम एक एक मास को ला रहे हैं, उनकी पोजीशन पे रख रहे हैं। आप समझो ना यार प्यारे बच्चे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारे पास में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर 5 मास है। बताओ कितने मास है? 5 मास है। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? तो आप ये काम करो, पांचों मास को ये मानो कि इन्फिनिटी में पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए? आप इन्फिनिटी में जाओ, पहले मास को उठाओ। किसको उठाओ? पहले मास को उठा के लेके आओ और लाकर उसकी पोजीशन पे रख दो। फिर वापस इन्फिनिटी में जाओ, फिर दूसरे मास को उठाओ और लाकर उसको उसकी पोजीशन पे रख दो। फिर जाओ तीसरे मास को उठाओ, फिर जाओ चौथे मास को उठाओ, फिर जाओ पांचवें मास को उठाओ, लाके रख दो। क्या बताओ पूरा सिस्टम बन गया क्या? बोलो ना यार, डेवलप हो गया सिस्टम। अब बताओ इस प्रक्रिया में आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ा। तो सारा वर्क निकाल के जोड़ दो। वो वर्क किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के इक्वल है। वो वर्क किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के इक्वल है। लेकिन आपको अभी सुन के भी लग रहा होगा ना कितना लंबा प्रोसेस है ना। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको एक तरीके से करेंगे। आप एक काम करो,
आप ये देखो जो सिस्टम दे रखा है ना उसमें कितने पेयर बन सकते हैं। आप क्या देखो कि जो आपका सिस्टम दे रखा है उसमें कितने पेयर बन सकते हैं। कोई पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई पेयर छूटना भी नहीं चाहिए। आप बोलो क्या बोला? आप ये देखो कि कितने पेयर बन सकते हैं, कोई पेयर जो है वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और कोई जो पेयर है वो छूटना भी नहीं चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपके जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बोलो ना यार, यस और नो? अब सुनो, फिर एक फॉर्मूला लगा दो। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मेरे पास में ये मास है m1, ये दूसरा मास क्या है बेटा m2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, बोलो यार कितनी r? पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं, सब कोई समझे। अब आप ये समझो कि इसमें कितना पेयर बन रहा है, बताओ। एक पेयर बन रहा है, उसके लिए फॉर्मूला लगा दो u इक्वल टू माइनस जी, दोनों मास का मल्टीपल कर दो और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, बस निकल गई इसकी पोटेंशियल। क्या करो, क्या बोला मैं? दोनों मास का क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों मास को, दोनों मास को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जी आ ही रहा है और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस आ जाएगी। तो नीचे क्या आ जाएगी बेटा, डिस्टेंस आ जाएगी। बोलो यस और नो? क्या प्यारे बच्चों, आप लोगों के जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गई क्या? बताओ यस और नो? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है, कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। अब समझो आप मेरी बात को यहाँ पे और ध्यान दो आप। अब जैसे कि मान लो ये तो हो गया केस फर्स्ट, टू मास सिस्टम। बताओ ये तो क्या हो गया बेटा, टू मास सिस्टम हो गया, ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ दे दें 3 मास सिस्टम दे दें, ये लो साहब, ये 1 2 और ये 3, m1 m2 m3 r1 r2 r3। बताओ, अब बोले कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस सिस्टम, बताओ कितने मास है। आप ये देखो इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, तो देखो एक पेयर तो ये बन रहा है, बोल दो ना यार। तो इस पेयर का कितना हो जाएगा, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r1, दोनों मास का मल्टीपल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। बोल दो यार। अब बताओ ये एक पेयर ही बन रहा है, अरे बन रहा है नहीं बन रहा है, तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r3। बोल दो यार। और आप ये देखो कि एक पेयर जो है m3 आएगा ना, यहाँ पे एक पेयर ही बन रहा है, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो माइनस जी m2 m3 डिवाइडेड बाई r। बस यार खत्म था, एक लाइन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? पक्का आ गए? कोई डाउट हो तो बताओ, मान लो ना, विश्वास कर रहा हूँ मैं। अब सुनो, मान लो केस थर्ड, मान लो फोर्थ मास हो आपके पास, बताओ मास कितने? 4 मास। तो देखो ये 4 मास हुए सब, 1 2 3 4, ठीक है। ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है, ठीक है। ये मास क्या हो गया, m1, ये कितना हो गया m2, ये कितना हो गया m3, ये कितना हो गया m4। इसमें देख लो कि कितने पेयर बन रहे हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई डबल नहीं आना चाहिए। इसमें पेयर बन रहे हैं 6। देखो कैसे, 1 2 3 4 तो सीधे सीधे बन रहे हैं, ये 5 और ये 6 पेयर बन रहे हैं। कितने? 6 पेयर बन रहे हैं। नहीं आई बात समझ? देखो मैंने क्या बोला, पेयर ना तो रिपीट होना चाहिए और पेयर ना ही क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए। रिपीट भी हो गया तो गलत हो गया और छूट भी गया तो गलत हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, u इक्वल टू माइनस जी, पहला पेयर देख लो ऊपर, m1 m2 डिवाइडेड बाई b, ये पहला पेयर। दूसरा जाओ, माइनस जी m2 m3 डिवाइडेड बाई a, भाई a है ये। इधर आ जाओ, माइनस जी m3 m4 डिवाइडेड बाई b, माइनस कंटिन्यू माइनस चल रहा है, ये वाला आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस जी m4 m1
ए। अब ये आ जाओ ये वाला, तो क्या हो जाएगा माइनस जी m1 m3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस भाई साहब जिंदाबाद, डायगोनल निकाल लेंगे, ए है बी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गलत बोला मैंने? वेरी गुड। अब बताओ लास्ट वाला पेयर कौन सा बन जाएगा? ये वाला। तो बताओ इसके अंदर क्या हो जाएगा माइनस जी, है ना? बताओ m2 m4 है तो ये हो जाएगा m2 m4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आपकी इस सिस्टम की क्या निकल गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। एग्जाम में ये वैल्यू में आएगी आपके पास। यहाँ हमने m1 m2 m3 m4 ऐसा माना है, हमने यहाँ पर a और b माना है। ये सब कुछ आपको डेटा मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो है वैल्यू मिलेगी। बताओ क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरी समझ में आ गई क्या आप लोगों को? आराम से निकाल लोगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कॉपी करो इसको।